नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के इंटरनल ओम्बड्समैन डायरेक्शंस 2026 को कवर करेंगे, जो सभी बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 11 सवालों से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से शुरू करते हैं। आरबीआई के इंटरनल ओम्बड्समैन के लीगल फ्रेमवर्क से जुड़ा यह सवाल बहुत क्रिटिकल है। इसे ध्यान से पढ़िए। Which of the following statements are correct regarding the legal framework and applicability of the Reserve Bank of India, Commercial Banks, Internal Ombudsman, Directions, 2026? 1. These directions are issued by the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949. 2. The directions apply to every commercial bank having 10 or more banking outlets in India as on 31st March 2025. 3. Under these directions, a deficiency in service is valid only if it results in a quantifiable financial loss to the customer. 4. Banking outlet is defined as a fixed point service delivery unit. Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 4 सही है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसकी हिस्ट्री समझते हैं। पहले बैंक अपनी मर्जी से कस्टमर की कंप्लेन रिजेक्ट कर देते थे और कस्टमर हेल्पलेस फील करता था। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A का यूज किया। यह सेक्शन आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन देने की पावर देता है। अब मैकेनिज्म को समझते हैं। यह रूल उन सभी कमर्शियल बैंक्स पर लागू होता है जिनके पास 10 या उससे ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स हैं। यहाँ बैंकिंग आउटलेट का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट सर्विस यूनिट है, जहाँ स्टाफ या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस देते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े ट्रैप पर। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि कंप्लेन करने के लिए फाइनेंशियल लॉस होना जरूरी है। यह सोचना गलत है। डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब है किसी भी तरह की कमी। मान लीजिए बैंक स्टाफ ने आपसे बदतमीजी की या चेक बुक टाइम पर नहीं दी, लेकिन आपका कोई पैसा नहीं कटा। फिर भी यह एक वैलिड कंप्लेन है। एग्जाम में याद रखिए, सर्विस डेफिशिएंसी के लिए फाइनेंशियल लॉस होना जरूरी नहीं है। अगर बैंक के पास 10 ब्रांच है, तो उन्हें इंटरनल ओम्बड्समैन रखना ही होगा। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि आरबीआई के पास जाने से पहले बैंक खुद अपनी गलती सुधार सके। अगले सवाल में हम इंटरनल ओम्बड्समैन की एलिजिबिलिटी और एज लिमिट को देखेंगे, जहां अक्सर गलती होती है। इंटरनल ओम्बड्समैन की नियुक्ति के लिए एक सख्त क्राइटेरिया है। इस रूल को याद कर लीजिए। Consider the following statements regarding the eligibility and independence criteria for the appointment of an internal ombudsman, IO, under the 2026 directions and select the correct option. 1. The internal ombudsman must be a retired or serving officer, not below the rank of general manager or its equivalent. 2. The candidate must possess a minimum of 7 years of working experience in areas such as banking, regulation, or consumer protection. 3. A candidate is ineligible if they have previously been employed by the bank,
its holding company, or any subsidiary company. 4. The appointee must not be over 70 years of age before the completion of the tenure. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यहाँ दिए गए सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इसकी बैक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। पुराने सिस्टम में अक्सर बैंक अपने ही जूनियर स्टाफ को शिकायत सुनने का काम दे देते थे, जो सीनियर मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं बोल पाते थे। इसलिए नए रूल्स में इंडिपेंडेंस को सबसे ऊपर रखा गया है। कैंडिडेट का रैंक कम से कम जनरल मैनेजर होना चाहिए। जीएम एक बहुत सीनियर पोस्ट होती है जो डिसीजन ले सकती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 7 साल का तजुर्बा होना चाहिए बैंकिंग या कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। अब आते हैं एक बड़े ट्रैप पर। क्या बैंक अपने ही पुराने रिटायर्ड ऑफिसर को आईओ बना सकता है? जवाब है नहीं। यह रूल बहुत सख्त है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले उस बैंक, उसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी में काम कर चुका है, वह एलिजिबल नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पुराने रिश्तों की वजह से फैसले प्रभावित न हों। एज लिमिट भी फिक्स है, 70 साल, यानी टेन्योर खत्म होने तक उम्र 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एसबीआई को आईओ चाहिए, तो वो पीएनबी के रिटायर्ड जीएम को ले सकते हैं, लेकिन अपने ही एक्स जीएम को नहीं। एग्जाम में याद रखिए, सेम बैंक का एक्स एम्प्लॉय कभी भी इंटरनल ओम्बड्समैन नहीं बन सकता। यह रूल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करता है। अगले सवाल में हम डिप्टी इंटरनल ओम्बड्समैन और मेन ओम्बड्समैन के बीच का फर्क समझेंगे। यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डिप्टी और मेन ओम्बड्समैन में क्या फर्क है। इसे ध्यान से पढ़िए। Which of the following statements correctly differentiates the roles and requirements of the Internal Ombudsman (IO) versus the Deputy Internal Ombudsman (Deputy IO) under the RBI Directions 2026? 1. Rank. The IO requires a minimum rank of General Manager, whereas the Deputy IO requires a minimum rank of Deputy General Manager. 2. Experience. The IO requires a minimum of 7 years of relevant experience, whereas the Deputy IO requires a minimum of 5 years. 3. Concurrent employment. While an IO may work in more than one regulated entity (ARI) simultaneously, at the ARI's discretion, a deputy IO is strictly prohibited from being employed in more than one ARI simultaneously. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों डिफरेंस बिल्कुल सही हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जैसे एक कोर्ट में जज और असिस्टेंट जज होते हैं, वैसे ही बैंक में आईओ और डिप्टी आईओ होते हैं। आईओ बॉस है, इसलिए उसका रैंक जनरल मैनेजर और एक्सपीरियंस 7 साल होना चाहिए। लेकिन वर्कलोड संभालने के लिए डिप्टी आईओ की पोस्ट बनाई गई। डिप्टी का रैंक डीजीएम और एक्सपीरियंस 5 साल होना काफी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट पर। क्या एक आईओ 2 बैंकों में काम कर सकता है? हाँ, रूल्स अलाउ करते हैं, खास तौर पर छोटे बैंकों के लिए। लेकिन डिप्टी आईओ के लिए यह मना है।
डिप्टी आईओ एक साथ एक से ज्यादा एंटिटी में काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्टी का काम डे टू डे फाइल्स निपटाना है, जिसके लिए फुल टाइम फोकस चाहिए। आईओ का काम हाई लेवल रिव्यू है, इसलिए वो शेयर हो सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बॉस दो जगह काम कर सकता है तो जूनियर भी कर सकेगा। यह लॉजिक यहाँ फेल हो जाता है। एग्जाम में याद रखिए, डिप्टी आईओ के लिए 1 पर्सन 1 बैंक का रूल लागू होता है। यह प्रोविजन इसलिए है ताकि शिकायतों का बैकलॉग न बने। अगर डिप्टी भी दो जगह भागेगा तो काम अटक जाएगा। अगले सवाल में हम देखेंगे कि इंटरनल ओम्बड्समैन को हटाने की पावर किसके पास है। यह सवाल टेन्योर और रिमूवल पावर पर है। इसे गलत मत करना, यह बहुत कॉमन है। Which of the following statements is are correct regarding the tenure, removal, and service conditions of the Internal Ombudsman (IO) under the 2026 directions? 1. The tenure of the IO shall be a fixed term of not less than 3 years, and the total tenure, including any extension, shall not exceed 5 years. 2. The emoluments and facilities of the IO are determined by the Customer Service Committee (CSC) of the board and cannot be changed adversely during the tenure. 3. The internal ombudsman cannot be removed before the completion of the term without the explicit approval of the Reserve Bank of India. 4. The number of internal ombudsmen to be appointed is determined by the Customer Service Committee based on the volume of complaints. Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। लेकिन स्टेटमेंट 3 में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। चलिए समझते हैं। आईओ को इंडिपेंडेंट रखने के लिए उसका टेन्योर फिक्स किया गया है, कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल। अगर टेन्योर छोटा होगा तो आईओ बैंक के दबाव में आ सकता है। सैलरी और फैसिलिटीज तय करने का काम कस्टमर सर्विस कमेटी का है, न कि बैंक के सीईओ का। यह इसलिए है ताकि बैंक मैनेजमेंट सैलरी कम करने की धमकी न दे सके। अब आते हैं गलती पर। स्टेटमेंट 3 कहता है कि आईओ को हटाने के लिए आरबीआई की परमिशन चाहिए। यह गलत है। हटाने का पावर कस्टमर सर्विस कमेटी के पास है, आरबीआई के पास नहीं। हाँ, बैंक को आरबीआई को इन्फॉर्म जरूर करना पड़ता है, लेकिन अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बारीक अंतर है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आईओ को हटाने के लिए आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता। इसलिए पावर बोर्ड कमेटी को दी गई है। नंबर ऑफ ओम्बड्समैन भी कमेटी तय करती है, कंप्लेंट के वॉल्यूम को देखकर। एग्जाम में याद रखिए, आईओ को हटाने का डिसीजन बैंक का बोर्ड ले सकता है, आरबीआई सिर्फ रिपोर्ट लेता है। रिपोर्टिंग लाइंस का यह सवाल अक्सर एग्जाम में आता है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल रिपोर्टिंग का फर्क समझिए। Consider the following statements regarding the reporting lines and administrative governance of the Internal Ombudsman (IO) office and select the correct option. 1. Reporting matrix. The IO reports administratively to the competent authority, head of customer service vertical, and functionally to the customer service committee of the board. 2. Vacancy protocol. In case of a vacancy due to resignation or death,
the bank must inform the Reserve Bank of India within 10 working days. 3. Location. The office of the IO is preferably placed in the head office or corporate office of the bank. 4. Support. The bank is mandated to provide necessary officers, staff, and information technology support to the IO. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 2, and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। यह सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्लासिक एग्जाम्पल है। किसी भी बड़े ऑफिसर की 2 रिपोर्टिंग लाइंस होती हैं। यहां भी वही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग यानी छुट्टी, सैलरी और लैपटॉप जैसी चीजों के लिए आईओ बैंक के कस्टमर सर्विस हेड को रिपोर्ट करता है। लेकिन फंक्शनल रिपोर्टिंग यानी फैसलों की क्वालिटी और ऑडिट सीधे बोर्ड की कमिटी को जाती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बैंक का मैनेजमेंट आईओ के फैसलों में टांग न अड़ा सके। ऑफिस लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आईओ को हेड ऑफिस में बैठना चाहिए ताकि उसे फाइल्स आसानी से मिले और टॉप मैनेजमेंट के साथ एक्सेस बना रहे। वैकेंसी का रूल भी याद रखिए, अगर आईओ रिजाइन कर दे या डेथ हो जाए तो बैंक को 10 वर्किंग डेज के अंदर आरबीआई को बताना ही होगा। यह डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर बैंक नहीं बताएगा तो पेनल्टी लग सकती है। बैंक को आईओ को स्टाफ और आईटी सपोर्ट भी देना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आईओ बिना कंप्यूटर या असिस्टेंट के काम करे। एग्जाम में याद रखिए, फंक्शनल रिपोर्टिंग हमेशा बोर्ड कमिटी को होती है ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे। यह ड्यूल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ही इस सिस्टम की जान है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। इंटरनल ओम्बड्समैन की पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A से आती है। यह रूल उन बैंक्स पर लगता है जिनके पास 10 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। आईओ बनने के लिए जनरल मैनेजर रैंक और 7 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। सेम बैंक का पुराना एम्प्लॉय कभी भी उस बैंक का आईओ नहीं बन सकता। डिप्टी ओम्बड्समैन एक साथ एक से ज्यादा बैंक में काम नहीं कर सकता। फंक्शनल रिपोर्टिंग सीधे बोर्ड की कमिटी को होती है, मैनेजमेंट को नहीं। अगले सवाल में हम टेम्पररी ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट के रूल्स देखेंगे। टेम्पररी अपॉइंटमेंट और पब्लिक एक्सेस के रूल्स पर यह सवाल बहुत ट्रिकी है। इसे ध्यान से पढ़िए। Which of the following statements accurately describes the operational boundaries and provisions for temporary arrangements regarding the internal ombudsman, IO? 1. The office of the IO is explicitly prohibited from handling complaints received directly from complainants or the public. 2. In a rare case where both the IO and deputy IO are absent, the bank may appoint a temporary IO for a period not exceeding 1 month. 3. A temporary IO must be a serving official, equivalent to the rank of general manager. 4. During the temporary tenure, the official acts as the IO and shall not have any reporting relationship with business verticals. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above.
सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यहाँ दिए गए सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। चलिए इस सिस्टम के लॉजिक को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, इंटरनल ओम्बड्समैन पब्लिक से सीधी शिकायत नहीं ले सकता। यह एक अपीलेट अथॉरिटी है, हेल्प डेस्क नहीं। अगर पब्लिक सीधे आईओ को मेल करने लगेगी तो सिस्टम चोक हो जाएगा। इसलिए आईओ केवल रिजेक्टेड शिकायतों को ही रिव्यू करता है। अब मान लीजिए आईओ और डिप्टी आईओ दोनों छुट्टी पर हैं। ऐसे में बैंक काम नहीं रोक सकता। बैंक 1 महीने के लिए एक टेम्पररी आईओ बना सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह ऑफिसर भी जनरल मैनेजर रैंक का होना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। जो भी टेम्पररी आईओ बनेगा उसे उस 1 महीने के लिए अपने रेगुलर काम छोड़ने होंगे। वह किसी भी बिजनेस वर्टिकल को रिपोर्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए वह रिटेल बैंकिंग का हेड है, तो उसे आईओ बनते वक्त रिटेल से नाता तोड़ना होगा। अगर वह रिटेल हेड भी रहा और आईओ भी, तो वह अपनी ही टीम की गलतियों को कैसे पकड़ेगा? यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकने के लिए जरूरी है। एग्जाम में याद रखिए, टेम्पररी आईओ सिर्फ 1 महीने के लिए हो सकता है और वह पूरी तरह न्यूट्रल होना चाहिए। अगले सवाल में हम देखेंगे कि अगर बैंक का मैनेजमेंट आईओ की बात नहीं मानता तो क्या होता है। आईओ की पावर्स और ओवररूलिंग के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत बारीक पॉइंट है। Which of the following statements is are correct regarding the governance, reporting, and administrative powers of the Internal Ombudsman, IO, as per the Reserve Bank of India, Internal Ombudsman for Regulated Entities, Directions, 2026? 1. The Internal Ombudsman, IO, is explicitly prohibited from representing the regulated entity, bank, in legal cases before any court or forum. 2. The decision of the IO can be overruled only by the competent authority, defined as the whole-time director or executive director in charge of customer service. 3. Every instance where the competent authority overrules the IO's decision must be mandatorily placed before the Customer Service Committee, CSC, of the board for review. 4. The IO is required to furnish reports on their activities to the CSC of the board, preferably at quarterly intervals, but not less than half-yearly. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3 and 4 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यहाँ भी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। सबसे पहले, आईओ बैंक का वकील नहीं है। रूल साफ कहते हैं कि आईओ बैंक को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आईओ एक न्यूट्रल अंपायर है, डिफेंडर नहीं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पावर डायनामिक्स पर। क्या बैंक का मैनेजमेंट आईओ के फैसले को पलट सकता है? हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सिर्फ कंपीटेंट अथॉरिटी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर ही आईओ को ओवररूल कर सकता है। कोई भी छोटा मैनेजर आईओ की बात नहीं काट सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर ईडी ने फैसला पलटा तो उसे बोर्ड की कमिटी को जवाब देना होगा। हर ओवररूल किए गए केस को कस्टमर सर्विस कमिटी के सामने रखना जरूरी है। यह नेम एंड शेम जैसा सिस्टम है। अगर मैनेजमेंट बार बार आईओ की बात काटेगा तो बोर्ड सवाल पूछेगा। रिपोर्टिंग की बात करें तो आईओ को कम से कम हर 6 महीने में एक रिपोर्ट बोर्ड को देनी होती है। वैसे प्रेफर्ड तो हर क्वार्टर है। एग्जाम में याद रखिए, आईओ को ओवररूल करना पॉसिबल है, लेकिन उसका ऑडिट ट्रेल बनता है,
जो सीधे बोर्ड तक जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अगले सवाल में हम आईओ के रीड ओनली, एक्सेस और कंप्लेंट कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। यह सवाल आईओ के सिस्टम एक्सेस और कंपनसेशन पावर पर है। ऑप्शन सी में एक बहुत बड़ा ट्रैप छिपा है। Consider the following statements regarding the operational scope, compensation powers, and complaint classification protocols of the Internal Ombudsman, IO. Which of the following statements is incorrect? Option A. The IO is empowered to recommend compensation to complainants for consequential loss, loss of time, and mental agony. Option B. Banks must classify complaints in their system into 3 specific categories: fully resolved, partially resolved, and wholly rejected. Option C. The IO is granted read-only access to the RBI's complaint management system to intervene in and resolve pending RBI-level complaints. Option D. While commercial decisions are generally excluded from the IO's purview, complaints regarding service deficiencies within those commercial decisions are valid for IO examination. सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। चलिए इस ट्रैप को डिकोड करते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि आईओ आरबीआई के सिस्टम में घुसकर कंप्लेंट सॉल्व कर सकता है। यह बिल्कुल गलत है। आईओ को आरबीआई के पोर्टल का एक्सेस मिलता है, लेकिन सिर्फ रीड ओनली मोड में। इसका मतलब है कि वो सिर्फ देख सकता है कि आरबीआई ओम्बड्समैन क्या फैसले ले रहे हैं, ताकि वो उनसे सीख सके। वो वहां दखल नहीं दे सकता। बाकी ऑप्शन सही हैं। आईओ कंपनसेशन दे सकता है, सिर्फ पैसे के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि मेंटल एग्नी और टाइम लॉस के लिए भी। बैंक्स को अपने सिस्टम में शिकायतों को 3 हिस्सों में बांटना होता है: रिजॉल्व्ड, पार्शियली रिजॉल्व्ड और रिजेक्टेड। जो भी शिकायत पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई, वो ऑटोमैटिकली आईओ के पास जानी चाहिए। एक और जरूरी बात, कमर्शियल डिसीजन जैसे किसको लोन देना है, यह आईओ का काम नहीं है। लेकिन अगर लोन प्रोसेस में देरी हुई या डॉक्यूमेंट खो गया, तो यह सर्विस डेफिशिएंसी है और आईओ इसे देख सकता है। एग्जाम में याद रखिए, आईओ का काम सीखना है, आरबीआई के काम में टांग अड़ाना नहीं। अगले सवाल में हम ऑटो एस्केलेशन और टाइमलाइंस को देखेंगे, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टाइमलाइंस याद करना बहुत जरूरी है। 20 दिन और 30 दिन का फर्क समझ लीजिए। Which of the following statements are correct regarding the resolution timelines and communication protocols under the Internal Ombudsman (IO) scheme in banks? 1. For complaints where a specific resolution timeline is prescribed by the RBI or NPCI, the bank must auto-escalate the complaint to the IO sufficiently in advance to allow at least 10 days for review. 2. In cases where no specific timeline is prescribed, the complaint must be auto-escalated to the IO within 20 days of receipt. 3. The final decision must be communicated to the complainant within 45 days of receiving the complaint. 4. The final reply to the complainant must explicitly state that the complaint has been reviewed by the IO and include the URL of the RBI's Complaint Management System, CMS. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 3 and 4 only.
सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 4 सही है। स्टेटमेंट 3 में एग्जाम का सबसे कॉमन ट्रैप है 45 दिन। यह गलत है। सही डेडलाइन 30 दिन है। चलिए टाइमलाइन को ब्रेक करते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन की डेडलाइन फिक्स है, जैसे एटीएम फेलियर, तो बैंक को केस आईओ के पास जल्दी भेजना होगा ताकि आईओ को कम से कम 10 दिन मिले। अगर कोई डेडलाइन नहीं है तो नॉर्मल रूल चलता है 20 दिन, यानी बैंक के पास 20 दिन है खुद सॉल्व करने के लिए। अगर 20 दिन में सॉल्व नहीं हुआ या रिजेक्ट करना है तो केस आईओ के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। आईओ के पास 10 दिन होते हैं रिव्यू करने के लिए। 20 + 10 = 30, यानी कस्टमर को 30 दिन के अंदर फाइनल जवाब मिल जाना चाहिए। अगर बैंक रिजेक्शन लेटर भेजता है तो उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आईओ ने इसे चेक किया है। साथ ही आरबीआई के सीएमएस पोर्टल का लिंक भी देना जरूरी है। यह ट्रांसपेरेंसी के लिए है। एग्जाम में याद रखिए, कस्टमर को जवाब 30 दिन में मिलना चाहिए, 45 दिन में नहीं। प्राइवेसी और रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू का यह सवाल बहुत यूनिक है। इसे गलत मत करना। Consider the following statements regarding the operational constraints and procedural mandates for the internal ombudsman, IO, in banks. Which of the following are correct? 1. Banks are strictly prohibited from providing the contact details of the IO in the public domain. 2. The IO is authorized to handle complaints received directly from customers if the bank fails to resolve them initially. 3. The IO is required to record a reasoned decision in every case reviewed. 4. If a complaint is escalated to the RBI Ombudsman without prior IO review, the bank must necessarily seek the IO's comments and submit them to the RBI Ombudsman. Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है। हम पहले भी देख चुके हैं कि आईओ डायरेक्ट कंप्लेंट हैंडल नहीं करता। चलिए बाकी पॉइंट्स को गहराई से समझते हैं। बैंक को आईओ का नंबर या ईमेल पब्लिक करने से मना किया गया है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन जरूरी है। अगर नंबर पब्लिक हो गया तो हर कोई सीधे आईओ को फोन करेगा और आईओ का असली काम यानी ऑडिट करना रुक जाएगा। आईओ को हर केस में रीजन्ड डिसीजन देना होता है, यानी सिर्फ हाँ या ना नहीं चलेगा। पूरी वजह बतानी होगी कि रिजेक्शन क्यों सही या गलत है। अब एक बहुत क्रिटिकल सिनेरियो। मान लीजिए कस्टमर बैंक से लड़कर सीधे आरबीआई के पास चला गया और आईओ को मौका ही नहीं मिला। ऐसे में बैंक बच नहीं सकता। रूल्स कहते हैं कि बैंक को अब आईओ के पास जाना होगा, उनके कमेंट्स लेने होंगे और वो कमेंट्स आरबीआई को भेजने होंगे। इसे रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कहते हैं। यह इंश्योर करता है कि आईओ का ओपिनियन रिकॉर्ड पर रहे, चाहे कस्टमर कहीं भी जाए। एग्जाम में याद रखिए, आईओ एक इंटरनल चेकपोस्ट है जिसे बाईपास नहीं किया जा सकता। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। टेम्पररी आईओ मैक्सिमम 1 महीने के लिए बन सकता है, पर बिजनेस रिपोर्टिंग मना है। आईओ कोर्ट में बैंक का वकील नहीं बन सकता, उसे न्यूट्रल रहना होता है। आईओ को सिर्फ ईडी ओवररूल कर सकता है और रिपोर्ट बोर्ड के पास जाती है। अगर कोई डेडलाइन नहीं है
तो 20 दिन में केस आईओ को भेजना जरूरी है। कस्टमर को फाइनल जवाब 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। आईओ का कॉन्टैक्ट पब्लिक नहीं किया जाता ताकि डायरेक्ट कॉल्स न आएं। अगले सवाल में हम आईओ की रिपोर्टिंग और परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में जानेंगे। रिपोर्टिंग और परफॉर्मेंस ऑडिट का यह सवाल एग्जाम में एक श्योर शॉट है, इसे मिस मत करना। Which of the following best describes the reporting and performance monitoring requirements for the internal ombudsman (IO) mechanism in banks? 1. The bank must submit a periodic report on the IO's functioning to the RBI on a half-yearly basis. 2. The periodic report must be submitted on or before the 15th day of the month following the relevant period. 3. The Customer Service Committee must specifically analyze cases where there is a substantive difference between the IO's decision and the decision subsequently given by the RBI Ombudsman. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है जबकि 2 और 3 सही है। चलिए डेटा को ठीक करते हैं। इंटरनल ओम्बड्समैन की रिपोर्टिंग आरबीआई को क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में करनी होती है, न कि हाफ ईयरली। पुराना सिस्टम धीमा था, इसलिए अब आरबीआई हर क्वार्टर अपडेट चाहता है। डेडलाइन भी बहुत स्पेसिफिक है, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 15 तारीख तक रिपोर्ट जमा हो जानी चाहिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, सब्सटेंटिव डिफरेंस। यह क्या है? मान लीजिए आईओ ने कहा बैंक सही है और कस्टमर की शिकायत खारिज कर दी, लेकिन बाद में वही कस्टमर आरबीआई ओम्बड्समैन के पास गया और आरबीआई ने कहा बैंक गलत है और कस्टमर को पैसे दिला दिए। इसका मतलब आईओ का फैसला गलत था। इसे सब्सटेंटिव डिफरेंस कहते हैं। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो इसका मतलब आईओ अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। इसलिए कस्टमर सर्विस कमेटी को इन केसेस का खास एनालिसिस करना पड़ता है। यह आईओ का रिपोर्ट कार्ड है। एग्जाम में याद रखिए, रिपोर्टिंग क्वार्टरली है और सब्सटेंटिव डिफरेंस आईओ की परफॉर्मेंस नापने का असली मीटर है। दोस्तों, आज हमने इंटरनल ओम्बड्समैन के टॉपिक को गहराई से समझा। याद रखिए, आईओ का टेन्योर, डिप्टी आईओ के रूल्स और क्वार्टरली रिपोर्टिंग एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी रिवीजन जारी रखें। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।